कला इंस्पायर पे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग मोस्टली सर्च करते रहते हो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहीं मिलती भी नहीं है। आज हम उसको कवर करेंगे, 2 पार्ट्स में ये लेक्चर आएगा। आज के दिन हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एब्सोल्यूट लायबिलिटी करेंगे। जी हाँ, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। वेदर इट मे बी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मे इट बी क्लैट, जुडिशरी, एनीथिंग, और फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं रखा आपको मिल ही जाएगा, है ना। इसको हम लोग इतने प्यार से पढ़ेंगे ना, सारे केस लॉस पढ़ेंगे कि आपको इन 2 वीडियोस के बाद ना कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। जस्ट बी फोकस्ड, मेक नोट्स एंड जस्ट हाँ आ जाओ। देखो यार, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी बात समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली अभी तक जो हम टॉर्ट्स में पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कोई इंसान कोई गलती करता है ना, कोई नेग्लिजेंस करता है या कोई और जिसके थ्रू, है ना, किसी और को इंजरी होती है, उसका कोई राइट वायलेट होता है ना। यहाँ पे इंसान ने खुद कोई गलती करी होती है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे हम लोग उसकी लायबिलिटी को करते थे। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई किसी ने गलती की ही ना हो, समझ रहे हो, और फिर भी ना ही उसका इंटेंशन हो, और यहां तक कि ऐसा भी कोशिश करी हो उसने कि वो जो हार्म कमिट हुआ वो ना होता, क्या तब भी लायबिलिटी अराइज हो सकती है? सोचो। जी हाँ, तभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अराइज हो सकती है। 2 केसेस बनते हैं, एक बनता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, एक बनता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। तो एब्सोल्यूट वर्ड क्या सजेस्ट करता है कि यहां पे तो कोई बचाव की उम्मीद है ही नहीं आपकी, बट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को यहां पे क्यों एब्सोल्यूट से अलग किया गया? बिकॉज यहां पे हम लोग कुछ एक्सेप्शंस मिल जाते हैं जिसके थ्रू डिफेंडेंट अपने आप को सेव करने की कोशिश कर सकता है कि साहब इन कारणों की वजह से मैं मेरे से ये चीज कमिट हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, तो क्या होता है, जो रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस है, ये इसमें लैंडमार्क केस माना जाता है। और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट लायबिलिटी की, तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें माना जाता है। हम लोग दोनों ही डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी बहुत केस लॉज हमको डिस्कस करेंगे। जस्ट स्टे ट्यून्ड, ठीक है। सो अगर हम बात करें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, तो यहां पे हमने बताया कि ये हार्म कमिट होगा जिसमें नेग्लिजेंस नहीं भी हो, इंटेंशन टू हार्म नहीं भी हो, और इवन द पर्सन इज ट्राइंग टू अवॉइड द हार्म विच इज कॉज, कोशिश कर रहा है कि रुक जाए, है ना। he has taken necessary precautions also, then also if the harm is being done, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो जाएगी। अब चूंकि तुम देख रहे हो कि यहां पे हर चीज, हर वो काम किया गया इसको रोकने के लिए, कोई फॉल्ट भी नहीं था, कोई गलती नहीं थी, तो ये कौन सी लायबिलिटी हो गई? सोचो कौन सी लायबिलिटी हो गई? जी हाँ, आपको पता है, नो फॉल्ट लायबिलिटी, ठीक है। सो नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर हम लोग 2 तरह की लायबिलिटी पढ़ेंगे, एक स्ट्रिक्ट और एक एब्सोल्यूट। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेप्ट को उठाते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझने की कोशिश करो। रिलेट्स वर्सेस फ्लेचर का जो केस था, उससे पहले कहीं भी बात नहीं करी गई थी इसके बारे में। समझने की कोशिश करो फैक्ट्स क्या थे इस केस के। हुआ क्या कि यहाँ पे जो डिफेंडेंट थे, डिफेंडेंट ने क्या किया, अपने लैंड पे एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए, ठीक है, एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, मतलब नॉट नॉर्मल, है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में। उन्होंने कहा, द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज कि यहां पे इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये काम करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ये काम करेगा। अब क्या हुआ, जब वो ये चीज कंस्ट्रक्ट हुई थी, उसमें जो शाफ्ट थे जो पानी को रोकने के लिए वहां पे, वो कमजोर थे, पुराने थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने नेग्लिजेंटली उसको देखा नहीं, और पानी जब भरा गया तो वो शाफ्ट टूटे, और प्लेंटिफ की कोल माइंस थी एडजॉइनिंग लैंड में, जिसमें पानी चला गया और प्लेंटिफ को भारी नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है।
यहां पे डिफेंडेंट ने क्लेम किया कि देखिए साहब, गलती मेरी नहीं, गलती इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की है। और याद करो वाइकेरियस लायबिलिटी का चैप्टर, वाइकेरियस लायबिलिटी में हमने बात करी थी कि नॉर्मली वाइकेरियसली लायबल हो सकता है मास्टर, बट इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वी हैव स्टडीड सर्टेन सिचुएशंस, नहीं होता है। ठीक है ना? ये इन्होंने डिफेंस क्लेम किया कि गलती साहब मेरी नहीं। ठीक है? जस्टिस ब्लैकबर्न जे, इन्होंने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल पहली बार कहते हुए कहा कि देखो, 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं, 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं, अगर ये मीट होती हैं, ठीक है, तो अगर भले ही आपने नेग्लिजेंटली एक्ट ना किया हो, भले ही आपकी गलती ना हो, फिर भी आप लायबल होंगे। चलो 3 एसेंशियल कंडीशंस को पढ़ते हैं। पहली कंडीशन, जो लैंड है वहां पे जो थिंग है, जो चीज है जिसके थ्रू डैमेज हो रहा है, इट मस्ट बी डेंजरस थिंग। अच्छा सर, डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग मतलब क्या? डेंजरस थिंग इज समथिंग विच इफ एस्केप्स विल कॉज मिसचीफ। बात समझ में आ रही है? विल कॉज प्रॉब्लम टू सम अदर पर्सन। अच्छा, अ थिंग लाइकली टू डू मिसचीफ, फॉर एग्जाम्पल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, explosives, vibration, sewage, poisonous plants, etc. many things, है ना? कुछ ऐसी लिस्ट है। और ये पता है लिस्ट कैसे बनी? ये लिस्ट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीजों का एस्केप हुआ, देन द कोर्ट हैव डिसाइडेड कि हाँ, दिस कम्स अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, दिस ऑल्सो कम्स। कूल। नेक्स्ट पॉइंट, डेंजरस थिंग पकड़ लिया, इट मस्ट एस्केप। इसका मतलब क्या है? जो डिफेंडेंट का कंट्रोल में एरिया है और जिसके अंदर वो ऑक्यूपेशन कर रहा है, उसके बाहर अगर ये थिंग निकल जाती है तो इसका एस्केप माना जाएगा, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए एस्केप बहुत नेसेसरी है। सेकेंड पॉइंट, आउटसाइड द ऑक्यूपेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट। यहां पे केस आता है रेड वर्सेस लायंस एंड कंपनी का। ठीक है, समझ में आ रहा है? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का मतलब है स्पेशल यूज ब्रिंगिंग इंक्रीज डेंजर टू अनदर। देखो क्या हो रहा है, व्हेन these kind of activities like some dangerous thing is normally people नहीं लाते हैं ना अपने लैंड पे। if somebody is bringing, तो it may be for profit purpose, it may be for some special purpose which is different from others। ठीक है, सो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां भी तो हमें ही लेनी पड़ेंगी, सोसाइटी के प्रति भी तो कुछ ड्यूटी है। तो इसलिए when there is a non natural use of land, then this question of strict liability arises। कूल। अच्छा, एक्सेप्शंस पढ़ने जरूरी है, क्योंकि हमने बात ही शुरुआत में करी थी कि स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट में डिफरेंस ही क्या है, एक्सेप्शंस का। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसमें कई सारी चीजें तुम अच्छे से जानते हो, मैं तो कई सारी चीजें पहले ही पढ़ा चुका हूं, बस एक क्विक रिवीजन मारना है, इसलिए ध्यान से देखो। क्या कि पहला, अगर प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट है, मैं कह रहा हूं साहब ठीक है, मैंने ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर ली, लेकिन जो एस्केप हुआ है, जो गलती हुई है, जो है ना, जिसकी वजह से जो हार्म हुआ है, उसमें प्लेंटिफ की ही खुद की गलती थी, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा डिफेंस है। ठीक है, पॉइंटिंग वर्सेस नोक का केस आता है। इसमें क्या था कि मेरे, अगर मान लो लैंड में एक पॉइजनस प्लांट है, डिफेंडर प्लेंटिफ का घोड़ा टिक टक 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 आया, मेरे लैंड में घुसा, है ना, और वहां पे उसने वो लीव्स खाई और वो मर गया। तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? कौन सा एलिमेंट मिसिंग है यहाँ पे? यहाँ पे एस्केप भी जो है नहीं करी, लीव्स अपनी जगह पे थी ना। ऐसे ही एक केस बनता है कि जहां पे यही लीव्स लटक रही थी बाहर प्लेंटिफ के लैंड पे, वहां पे उसका एक एनिमल प्लेंटिफ का, मे बी आई थिंक काउ वाज देयर, वो उसको खाती है, मर जाती है, देन ही वाज लायबल। लेकिन यहां नहीं, यहां पे प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट वाज द डिफेंस व्हिच वाज गिवन टू द डिफेंडेंट। क्लियर? एक्ट ऑफ गॉड, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड नहीं भूले हो तुम, भूले हो तो जाओ आई बटन पे एक्ट ऑफ गॉड की वीडियो देख के आओ। ठीक है, फिर भी
रिवीजन मारते हुए क्लियर आराम से बात करते हैं कि आर्टिफिशियल लेक्स को बनाने के लिए डैमिंग करी यहाँ पे डिफेंडेंट ने, और उस एरिया में आज तक इतिहास में जितनी भयंकर बारिश नहीं हुई थी ना, उतनी भयंकर बारिश हुई और वो डैम टूट गया। अब इससे पानी बहा और नुकसान हुआ। तो अब बताइए यहां पे गलती इसकी मानी गई कि नहीं? जी नहीं। एक्ट ऑफ गॉड का डिफरेंस यहां पे मिल गया। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर लायबिलिटी अराइज नहीं हुई। कूल। थर्ड पॉइंट, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। वीएनएफआई भी तुम पढ़ चुके हो, लेकिन एक पॉइंट याद कर लो, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ में जब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की में डिफेंस लेने की बात करें तो यहां पे म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, कॉमन बेनिफिट की बात करते हैं हम लोग, है ना। जब दो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट किसी चीज को इंस्टॉल करने, डिफेंडेंट के लैंड पे इंस्टॉल करते दौरान वो जो चीज इंस्टॉल हुई है उससे प्लेंटिफ को भी फायदा है और उसने अपनी कंसेंट दी है कि हाँ साहब ठीक है कोई बात नहीं। और अब उसके एस्केप से अगर प्लेंटिफ को इंजरी या उसका कुछ डैमेज या उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो साहब आपको डिफेंस मिल जाएगा और आप इन पे केस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक केस उठाते हैं यहां पे। कार स्टे वर्सेस टेलर केस था। होता क्या है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से एक जगह ली, जगह का ग्राउंड फ्लोर लिया। अब ऊपर वाले फ्लोर पे डिफेंडेंट खुद थे। पानी का जो सोर्स या कह सकते हैं जो रिजर्वायर था वो ऊपर इंस्टॉल किया गया, दोनों की कंसेंट थे, दोनों के यूज के लिए। नाउ व्हेन देयर वाज अ लीकेज इन द वाटर रिजर्वायर एंड द वाटर डिस्ट्रॉयड द गुड्स ऑफ द प्लेंटिफ ऑन द ग्राउंड फ्लोर, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम he was not able to sue or he was not able to get the compensation from the defendant because of the defense of the consent of the plaintiff. Cool. Next point, act of the third party. act of the third party क्या कहती है? देखो यार, कई दफा मान लीजिए हमने, देखो अगर मान लो, देखो सोचो मैंने अगर सारे इंतजाम करके रखे हैं, मैं नेग्लिजेंट भी नहीं हूं, मेरी इंटेंशन भी नहीं है, और तब कोई और आदमी आके ऐसी कोई हरकत करता है जिसकी वजह से मेरे गुड्स एस्केप हो गए और प्लेंटिफ को हार्म पहुंच गया, तो वहां पे सोचिए मेरी गलती है तो ये तो इनजस्टिस हो जाएगी ना। सो यहाँ पे एक एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, यानी कि अगर मान लीजिए स्ट्रेंजर आके कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से मेरे को लॉस होता है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरी होती है, देन आई विल बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, केस बताओ सर। बॉक्स वर्सेस जोब का केस था। वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने पानी सप्लाई करने का काम है मेरा, मान लीजिए मेरा बड़ा सा रिजर्वायर है जहां से ये चीज होती है। तो अब क्या हुआ कि अगर उसमें जो ब्लॉकेज है, उसमें एक ब्लॉकेज जो है एक थर्ड पार्टी, एक स्ट्रेंजर ने आगे कर दिया जिसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, तो क्या यहाँ पे मेरे को लायबल कराना ठीक है? नहीं जी। मैंने सारे स्टेप्स लिए थे, हर चीज जो करनी चाहिए एक इंसान को अगर ऐसा हुआ तो फिर रिवेंज के चलते ही सोसाइटी में एक पर्सन अगर दूसरे के अगेंस्ट चुपके से मिस्चीवियसली कुछ कमिट कर दे और ऐसे तो बहुत बड़े चक्कर में फंस जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहां पे इसीलिए एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर का डिफरेंस दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है लेकिन यहाँ पे एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस शेल कुमार का केस है। देखो अब यहां पे क्या बात आती है, कोर्ट कहता है कि व्हेन द एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर इज फोर्सिएबल, आप देख सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, तो उस केस में आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। होता क्या है कि एक वायर टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, साहब जो है प्लेंटिफ वो आ रहे थे अपनी साइकिल पे और इनको इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन के जलते ये मर जाते हैं। अच्छा जी, तो अब बताइए जब एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, डिफेंडेंट ने यहां पे जब क्लेम किया तो क्या डिफेंस लेने की कोशिश करी कि साहब तारों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किसी थर्ड पार्टी, किसी स्ट्रेंजर ने करी है और वहां पे उसके चलते तार टूटे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। तो क्या कहा कोर्ट ने कहा कि देखो ठीक है ना, तुम्हारी कहानी समझ ली, लेकिन डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्स्ट्रा हजार्डस थिंग, तो उसके साथ डील करने से जो भी फोर्सिएबल चीजें हो सकती है, पता है ना कि अगर कोई ऐसी, अगर बिजली है तो तार टूट भी सकते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था कि तार टूटे तो करंट उसका बंद हो जाए, कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ऐसा कोई हार्म जो ये कमिट हुआ कि ना हो, ऐसी कोई इंजरी ना हो। इन चीजों के चलते एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यहाँ पे लायबल ठहराया गया और कहा गया कि इट वाज फोर्सिएबल एंड द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज डिफेंस वाज नॉट गिवन। कूल। लास्ट डिफेंस और वीडियो खत्म हो रही है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि देखो यार, अगर कोई ऐसा एक्ट कमिट हो जाता है जिसके थ्रू इंजरी हो जाती है प्लेंटिफ को, बट द एक्ट वाज डन अंडर द स्टैट्यूट और अंडर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, देन द डिफेंडेंट गेट्स द डिफेंस। सेम गोज विद द ग्रीन एंड चेल्से। यहाँ पे ग्रीन वर्सेस चेल्से के केस में क्या हुआ कि देयर वाज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर, है ना, और उसके दौरान इनसे गलती हो जाती है और इवन दो दे हैव नो नेग्लिजेंस इन इट, और यहाँ पे फिर भी पानी ओवरफ्लो हो जाता है और इंजरी हो जाती है प्लेंटिफ को, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के चलते कोई भी लायबिलिटी फिर भी अराइज नहीं करती है। बात समझ में आ रही है? केसेस को कंपेयर करो, कोई डाउट हो तो कमेंट में डालो। और हाँ, सेकंड वीडियो इस चीज की जरूर देखना, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी तभी कंप्लीट होगा तुम्हारा। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करो, सब्सक्राइब